वेरी गुड। आगे सवाल कैसी हो रही है तैयारी? जब आप लोग रेडी हो तो सब बता दो। रेडी? अभी भी कुछ बच्चे बाहर घूम रहे हैं। कैसी बढ़िया मोटिवेशन। ये सन्नाटा है। अरे कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा अच्छी हो, देखो सीखो। ठीक है तो ऐसे किसी का मैं एक दो चीजें आपको ऐसे किसी का किसी भी मैटर पे मजाक बनाना बिल्कुल अच्छी बात, मैं बना सकता हूँ, है ना? हो सकता है कि कई बार हमारा मजाक बनाना किसी को पसंद ना आए, इसलिए प्लीज ऐसी कोई चीज इस्तेमाल यूज नहीं करेंगे, ऐसी कोई वर्ड जो हमें किसी को बुरा लगे। ये जो वहाँ हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था। सेकेंड टॉपिक हमारा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। थर्ड टॉपिक हमारा एज, जो हमने लास्ट से किया था कुछ, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका थोड़ी बची बची रह गई। वैसे मैंने शेड्यूल में कुछ और टॉपिक दिया है, क्योंकि वो शेड्यूल पूरे वीक की होती है, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास थोड़ा सा पार्ट तो बचा हुआ है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ, है ना? कुछ क्वेश्चन तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक प्रश्नों का विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक प्रश्नों का विचार करें। The tenth mandal of Veda, first statement. The first and the tenth mandal, first and the tenth mandal of Veda are oldest. ऋग्वेद का प्रथम और दसवां मंडल सबसे पुराना है। Second statement. The singer of the Rigveda is called Hotra. Singer of the Rigveda is called Hotra. ऋग्वेद के गायक होत्रा कहलाते हैं। Third statement.
Yajurved is divided into two parts. Yajurved is divided into two parts. Krishna Yajurved and Shukla Yajurved. Krishna Yajurved and आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, हाथ आधार करोगे तभी तो सीखोगे। Rigveda, sorry, Yajurveda is divided into two parts. Krishna Yajurved and Shukla Yajurved. Yajurved दो भागों में विभाजित है। Krishna Yajurved and Shukla Yajurved. Choose correct statement, सत्य कथन का चयन करें। Choose correct statement, सत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, B1 and 3, C1 and 3, and D1 and 3. A1 and 2, B1 and 3, C1 and 3, and D1 and 3. अगर आप क्लास में चला रहे हैं तो दिस इज नॉट फॉर योर हेल्थ, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके दिमाग के हाल को उससे आपके शरीर का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, ठीक है? तो जितना हो सके उसे अपने आप से दूर रखने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, जल्दी हो जाएगी, ठीक है? तो ए में कौन कोई नहीं, बी वाह मेरा सारे पता चल रहा है। सी कुछ इधर भी है, तुक्का तो ना मेरा। सी दिख रहा है सब कैमरे ढेर सारे पैसे। सी में हुआ, मुझे लगा मेरे डी का आपने ध्यान देना। डी अरे वाह, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एकता में विविधता। उल्टा हो गया, अच्छा उल्टा है, ठीक है, ओके। तो हाँ जी बताओ, कोई बताओ तो क्या है स्टेटमेंट, आप ही बता दो, आगे जो बैठे हुए हैं जी। ये आपका निकला इसलिए स्टेटमेंट है ना, ये सबसे नया है, ठीक है? पहला देख के आपने ये तो नहीं किया, बुक में फर्स्ट चैप्टर से पहली बार आता है, चलो ये तो कुछ नहीं आया, अच्छा समझदार। हाँ जी नेक्स्ट, सही, ठीक है, नेक्स्ट सही। अब अपने हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा आंसर सही बैठता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर स्टेटमेंट की गति का विचार करें। निम्नलिखित तर्कों पर विचार करें। The first three Vedas are called त्रयी। प्रथम तीन वेद त्रयी कहलाते हैं, त्रयी। Second statement. Vedas are also called Samhita।
Vedas are also called Samhita. वेदों को संहिता भी कहा गया है। SAMHITA संहिता भी कहा गया है। संहिता Third statement. वेदास या इसे वेदास कहते हैं। वैदिक मंत्रास were given by God to receive. वैदिक mantras were given by God to receive. वैदिक मंत्रों को देवताओं द्वारा ऋषियों को प्रदान किया गया है। वैदिक मंत्रों को देवताओं द्वारा ऋषियों को प्रदान किया गया है। Hence are called mantra-drashta. Hence are called mantra-drashta. Mantra-drashta. DRASHTR. इसलिए इन्हें मंत्र-द्रष्टा कहा गया। मंत्र-द्रष्टा। द्रष्टा लिख लोगे? लिख दो। सरवाना नहीं है, लिख दो। लिख दो। वैसे ये का लिखना आप लोग का लिखना बेकार से कैसे लिखा जा रहा है? अच्छा मंत्र-द्रष्टा। मंत्र-द्रष्टा। आपसे आप लोगों को ये नहीं लगता है कि हम मैक्सिमम जो होते हैं 95% स्टूडेंट पार्टीज में कितने ज्यादा है पढ़ने नहीं फिर अच्छी बात बता ए चूज करेक्ट सत्य का चयन A1 and 2 B2 and 2 C1 and 3 A B C D लिख लिया अपने पड़ोसियों से मदद लेंगे ठीक है ए बी अब अगर आप हाथ उठाते हो तो शर्माया मत है ना वैसे कोई मिठाई नहीं है हाथ में उठाया हमारे को देख है ना जगह में मिठाई हो ना शर्माए है ना लेकिन इतने में कहीं और तो बी के बाद सी डी अरे वाह डी सरकार बदल डाली ठीक है ओके क्या हाँ अपना बताओ ओनली 3 हाँ जी क्या एक मिनट पहले पूछ रहे ऑप्शन ए 1 and 2 ऑप्शन बी 2 and 3 ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी 1 2 and 3 हाँ जी अब आप बताओ ओनली 3 ओके और आपके ऑप्शन डिफरेंट है क्या आंसर नहीं अच्छा हाँ जी आप बताओ ठीक है इतना ही सही बस सही बिल्कुल सही है किताब में आ गया ये भी सही है तीनों स्टेटमेंट खुद ही समझ आ रहा है कई बार शो कर देते
एक और सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, है ना? तो हम ये तो फिर इस टॉपिक को आगे खींचना पड़ेगा। देखिए है ना, ठीक है। तो जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हमने लेटर राइटिंग के इसको किया है, लेकिन अब हमें कुछ बुक्स के बारे में छोटी छोटी जो बुक पहली बुक है उसे हम कहते हैं वेद, है ना? पहली बुक से हम कहते हैं वेद। वेद जो है एक वर्ड से बना है, जो वर्ड है वेद वर्ड is derived from with, और with का मतलब होता है to know, जानना, है ना? वैसे ये आना नहीं चाहिए कि हम कोई से पूछ ले तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग से तो वेद धातु से बना हुआ सब जिसे हम जानना है। इसके अलावा जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रथम तीन वेद जो है उन्हें हम वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक ये है, ये समझना कि पहले तीनों वेदों में मंत्र देवताओं के लिए मंत्र, और जो फोर्थ वेद है हमारे पास, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद है उसमें देवताओं की स्तुतियां तो हैं, मंत्र नहीं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जैसे हिप्नोटिज्म, है ना? ब्लैक मैजिक, खोया पति पाए, तो दो तीन चीजें हमें समझ चली क्या है कि अथर्ववेद में देवताओं की स्तुतियों के अलावा बहुत सारे अदर चीजें भी हैं, इसमें मंत्र, है ना? तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीजें भी उसके अंदर है। तो ये सब आई कैसे, है ना? एक चीज ये कांसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये चीज आई कैसे, ये सारी चीजें अथर्ववेद में कैसे आई? तो आपको पता है कि जो आर्यंस का एक्सटेंशन विस्तार, है ना? आर्यों का विस्तार जब ईस्टर्न पार्ट की तरफ हुआ, बंगाल और बिहार की तरफ जब हो रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है ना? कुछ ऐसे जनजातीय लोग रहते थे उस समय में जिनकी लाइफ में मंत्र और ये जादू करने का इम्पोर्टेंस ज्यादा, है ना? आज भी आप देखोगे तो आसाम की तरफ चले जाओगे, आसाम बंगाल वाला एरिया जो है वहां पर कई बार आप देखोगे, आपने सुना भी होगा कि गॉडेस काली की वर्षी होती है, उनको हम प्रसाद के रूप में शराब भी पिलाते हैं, है ना? बलि भी चढ़ाते हैं। तो उधर का सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट उस पीरियड में आर्यों का जब एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कांसेप्ट, आर्यों का एक्सपेंशन जब ईस्टर्न पार्ट की तरफ हो रहा है, तो जो ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका इन्फ्लुएंस आर्यों की लाइफ पे हुआ, है ना? उनका प्रभाव आर्यों की लाइफ पे हुआ, उसकी वजह से उनकी कुछ बातें आर्यों की लाइफ में आ गई और अथर्ववेद में हमें इन सारी चीजों को देखने को, ठीक है? तो पहले तीन वेद से चौथा वेद डिफरेंट है, इसलिए तीनों वेदों को हमने त्रयी कहा और चौथा वेद थोड़ा सा डिफरेंट, है ना? इसके अलावा जो बाकी सारे स्टेटमेंट आपके पास है, क्वेश्चन के रूप में होते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेशन के रूप में होते हैं, है ना? तो वेद को हमने समझा, वेद को हमने मंत्र प्रतिष्ठा किया, ये सारी चीजें क्लियर है आपके पास? अब वेद में हमारे पास चार वेद, पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल का मतलब है 10 चैप्टर 10 अध्याय, है ना? 10 मंडल, जिसमें से 2 से लेकर 7 फ्रॉम 2 to 7 सबसे ओल्डेस्ट, 2 to 7 ओल्डेस्ट, फ्रॉम 2 to 7, और इन कितने हो गए? 6 हो गए ना? इस 6 चैप्टर 2 से 7 तक 6 तो हुआ। तो ये 6 चैप्टर्स हैं, उन्हें अलग-अलग ऋषियों की फैमिली ने लिखा, है ना? अलग-अलग ऋषियों की फैमिली ने अलग-अलग चैप्टर्स को लिखा है, जिसमें 6 ऋषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नाम याद नहीं, मैं आपको लिखा देता हूं, अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। 6 ऋषि कौन से हैं?
जैसे लिख लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रिक सबर या ग्रथ सबर GRETHSABAB ग्रथ सबर कई बार इनका पूरा नाम ग्रथ सबर भार्गव भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है ना। ग्रथ सबर भार्गव या ग्रथ सबर भार्गव GHARGAB अलग-अलग चैप्टर्स अलग-अलग चैप्टर्स have been written by अलग-अलग ऋषि। ठीक है अलग-अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए। अरेंज करना है, दूसरा इन्होंने लिखा, तीसरा इन्होंने लिखा। 6 ऋषिज हैं, है ना, इन्होंने अलग-अलग चैप्टर लिखा। इसमें से पहले है कि ग्रथ सबर भार्गव। अब ये भी मत सोचना कि मैंने 7 नाम 6 नाम लिखा है और ये ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी नहीं है ना। ये हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कौन सा चैप्टर किस ऋषि ने लिखा, लेकिन 6 ऋषि का नाम हमारे पास आता है। पहले है ग्रथ सबर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है भारद्वाज। भारद्वाज देख लो क्या, भारद्वाज। नेक्स्ट वन है वामदेव, वामदेव। नेक्स्ट वन है अत्रि, ये क्या है, हिंदी में लिख दो, लिख लिया। मुझे डाउट था कहीं अत्रि की जगह पर कोई खत्री न लिखी, कई बार सुनने में दिक्कत हो जाती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये अलग-अलग जो ऋषि हैं, अलग-अलग राइटर, उनकी फैमिली ऋषि नहीं, ऋषि की फैमिली है ना, उन लोगों ने कई अलग-अलग चैप्टर लिखे हैं। जो 9th नंबर पे बाकी सारे नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जो 9th नंबर है वो सोम ऋषि द्वारा लिखा गया है। सोम ऋषि 9th नंबर। फर्स्ट एंड टेंथ ओल्डेस्ट स्कूल है, डिस्कस करेंगे हम। मात्रा सुनाना और सॉरी नया फर्स्ट एंड टेंथ था। और आपको पता है कि जो हमारा पुरुष सूक्त कौन सा मंडल होगा, 10वें मंडल। पुरुष सूक्त लिखा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और नदी सूक्त 10वें मंडल। पुरुष सूक्त और नदी सूक्त 10वें मंडल, 10th मंडल। हाँ, हमने एक दिन स्टार्ट में डिस्कस किया था ना, नदी सूक्त है एक चैप्टर जिसमें अलग-अलग रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। ये नदी सूक्त। इसके अलावा एक तो और चीज है इसमें 10 मंडल और 101 मंत्र है। 10 128 मंत्र और ऋग्वेद सिंगर है जो गायक, उनका नाम है होता या होत्री। होता या HOTAHOTERI। अब आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने दिमाग से क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद और ऋग्वेद, ठीक है, कभी देखा तो हम उस पूरी ऋग्वेद में पढ़ नहीं सकते। ऐसा ना हो किसी दिमाग खराब हुआ ऋग्वेद में पढ़ने निकल पड़े, है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कैसे होगा, हम सॉल्व करके बताएंगे, है ना। तो इसलिए ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ छोटी मोटी चीजें हमें याद रखने की जरूरत होती है। तो अगर मान लो कि कई सारी चीजें अगर हम बिल्कुल नहीं, कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बिल्कुल नहीं जानते, उन पे बिल्कुल अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाम करो सीधा निकल जाओ, है ना। जो आपको आता है उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को सॉल्व करने की जरूरत है। तो जैसे वो आप लोगों ने पता नहीं होगा कि एक क्वेश्चन है यूपीएससी
सीधे क्वेश्चन पूछा था गायत्री गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र किसने किसने लिखा? विश्वामित्र ने, है है ना? तो उसके राइटर विश्वामित्र हो गए। और गायत्री मंत्र कौन सी देवी? किस देवी को वो है ना, सविता या सवित्री, है ना, सविता या सवित्री। और ये सब क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना, तो इन लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में इससे ज्यादा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी-छोटी चीजें हैं, बस इतना ध्यान रखना है। 10 मंडल है, 108 मंत्र है ना। सबसे पहले हमने ऋग्वेद को लिखा है, उसमें से 2-7 जो है वो सबसे पुराना है। फर्स्ट और 10 जो है वो सबसे नया है। और अलग-अलग जो मंडल है वो अलग-अलग विषयों से रिलेटेड है। कुछ विषयों के नाम है हमारे पास। 10th मंडल में ध्यान रखना है कि उसमें सोमरा है ना, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। सॉरी 9th मंडल में, 9th मंडल में सोमरा है है ना। सोम एक पेड़ भी है, सोम एक ऋषि भी है, और सोम एक ऑक्सीजन भी है ना। ये सारी चीजें के बारे में 10th मंडल में हमारा सबसे लास्ट का है 10th मंडल में हमने सुख की बात की, हमने नदी सुख की बात की, जिसमें पुरुष में हमने क्या किया? समाज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। और इस नदी सुख में हमने डिफरेंट रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें मंत्र किनके लिए है? गॉड के लिए है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये होता है उत्तराखंड, कोई दिक्कत नहीं है ना, होता है उत्तराखंड। नेक्स्ट वन है हमारा ऋग्वेद। देखो इसमें क्या है हमारे मंत्र इसमें भी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यजुर्वेद है वो पोएट्री दोनों फॉर्मेट में है, गद्य और पद्य। ऋग्वेद किसमें हो जाएंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद किसमें है? गद्य में नहीं, पोएट्री में। ऋग्वेद पोएट्री में है ना। ऋग्वेद जो हमारा वो पोएट्री में है, लेकिन ये जो है हमारा प्रोज और पोएट्री दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में। तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। कृष्ण शुक्ला यजुर्वेद, कृष्ण शुक्ला यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है हमारा वो प्रोज और पोएट्री, कृष्ण यजुर्वेद पोएट्री मतलब गद्य और पद्य दोनों में। जबकि जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो पोएट्री में। इसके जो सिंगर है क्या नाम है उनका? यजुर्वेद के जो सिंगर है ना, क्या नाम? ऋग्वेद के जो सिंगर है उनका नाम है अर्थ्यु, अर्थ्यु। हिंदी में लिखोगे अर्थ्यु। यजुर्वेद हाँ, क्या कुछ बोल रहे हो आप लोग? इसके जो सिंगर है उनका नाम है गायत्री, अर्थ्यु। एंड एक दो चीजें और है इसमें हम यज्ञ बताइए डिफरेंट क्रिया के बारे में आपसे पूछा जाता है कि अलग-अलग यज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? तो हमारा यज्ञ की पद्धतियां, यज्ञ के मेथड्स, कई सारे यज्ञ है ना, जैसे अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय यज्ञ है ना। ये सारे जो यज्ञ सिस्टम इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, तो यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। तो यजुर्वेद ध्यान रखना है कि छोटी-छोटी चीजें हम याद कर ले, समझ में चीजें आसानी से आ जाती है। यजुर्वेद के बारे में क्या है? यज्ञ की विधियां
यजुर्वेद जो है वो प्रोज एंड पोएट्री दोनों में। यजुर्वेद को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो प्रोज एंड पोएट्री दोनों है और शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट वन है सामवेद। नेक्स्ट वन है सामवेद। सामवेद क्या है हमारा? इसे फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक मतलब भारतीय संगीत का पिता भी इसे माना गया है। इसके जो सिंगर है उनका नाम है उद्गाता। उद्गाता या उद्गात्री। उद्गाता या उद्गात्री। उद्गाता या उद्गात्री मतलब इसमें अगर सामवेद की बात करो तो सामवेद में क्या है? इसमें फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा गया है। इसमें जो मंत्र है ना उन्हें सिंगिंग फॉर्मेट में लिखा गया है ना। उसमें जो मंत्र है उन्हें गायन की शैली के रूप में लिखा गया है कि मतलब कोई उसे गा सकता है। असल कई सारी घटनाएं ऐसी बनती होती तो बनता है, लेकिन हम पढ़ते ही कहानी पढ़ते हैं। पोएम्स पढ़ते हो आप? कुछ लोगों ने ऐसा कहानी को कविताओं के फॉर्मेट में लिख दिया, तो उसी को हम सामवेद में यहाँ पर सामवेद में है तो मंत्र। इसमें देवताओं को खुश, और अगर आप इन सारे वेदों की बात करो तो इसमें क्या है? इनमें देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र लिखे गए हैं, है ना, या देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र लिखे गए हैं। लेकिन इन सारे वेद से हमें आर्यंस के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता है ना। मतलब इसमें मंत्र है, जो मंत्र है वो देव गॉड के लिए है, लेकिन इनसे आर्यंस के इन सारी पूरी लाइफ के बारे में हमें पता चलता। तो सामवेद में है तो मंत्र, लेकिन मंत्र को किस फॉर्मेट में लिखा गया है? सिंगिंग फॉर्मेट में लिखा गया है, गायन के रूप में लिखा गया है। इसलिए हम फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं इसे। ज्यादा जानने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस सामवेद से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि हैं जिन्हें हम कहते हैं जेमिनी, है ना। इस सामवेद से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऋषि हैं जिनका नाम है जेमिनी। ऐसा माना जाता है कि जेमिनी और उनकी फैमिली ने ही सामवेद को लिखा है। राइटर ऑफ सामवेद जेमिनी एक ऋषि हैं, जेमिनी और उनकी फैमिली। और इसके जो गायक हैं उनका नाम उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, कुछ हो रहा है क्लियर या कंफ्यूजन सी चीजें हो रही है? थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पर, है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फैक्ट हमें पढ़ने की जरूरत होती है। लास्ट में क्या बताया? मैंने कहा था इनके जो सिंगर हैं या उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से एक फिर से ऋषि रिलेटेड है जिनका नाम है अथर्वा ऋषि, है ना, अथर्वा ऋषि। और इसमें फिर से हम देखेंगे क्या है, मंत्र है तो मंत्र, लेकिन मंत्र के अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे जादू टोना, है ना, वशीकरण, ब्लैक मैजिक। अथर्वा ऋषि। तो इस वजह से इन्हें एक वेदों की फैमिली से अलग किया गया। पहले 3 जो वेद हैं उन्हें हमने एक फैमिली का मान लिया, इसमें हमने क्या कह दिया, वेद त्रयी, है ना, हमने उन्हें वेद त्रयी कहा। और जो 4th हमारा वेद वो इनसे डिफरेंट। तो हमारे पास 4 वेद आ गए। ऋग्वेद, क्या क्या चीजें हैं उसमें, छोटी मोटी चीजें जो भी हैं। सामवेद, यजुर्वेद, क्या छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे पास। अब वेदों में क्या है, आप देखो कि वेदों में मंत्र, ये मंत्र जो है वो संस्कृत में है ना, ये मंत्र संस्कृत में है। तो संस्कृत पढ़ना और समझना बड़ा भारी काम है ना, बहुत ही कठिन है। तो आगे क्या होगा कि इन सारे वेदों को हम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इन सारे वेदों को हम आसान भाषा में समझाएंगे, मैं नहीं समझाऊंगा,
वो उसी समय के लोग, उसी समय के जो लोग थे वो उन वेदों को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हमें समझाएंगे, है ना। और उन सिंपलेस्ट फॉर्मेट को जो नया रूप बन के आया, सिंपलेस्ट जब उनकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने करी, जब उन्होंने आसान बनाया है, वो जो नया रूप है उसे हम कहते हैं ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है? वेदों का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, वेदों की आसान व्याख्या है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब जब कोई इंसान वेदों की व्याख्या कर रहा है, वेदों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो कंडीशन का भी इंपैक्ट वहां पे आएगा, प्रभाव होगा क्या? अगर मान लो कि हमने वेदों को अभी आज हम अगर व्याख्या करें वेदों को, तो अभी क्या कंडीशन चल रही है उसका भी उसमें थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है। इसलिए वेदों की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में कई और चीजें भी हमें, तो वेदों की जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है उसे हम ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो पहला पाठ हमारा है ब्राह्मण। ब्राह्मण अब ब्राह्मण का मतलब यहां पर हमें ये नहीं समझ लेना है कि ब्राह्मण जो एक कास्ट है वो ब्राह्मण। यहां पर ब्राह्मण का मतलब है वेदों की पहली एक्सप्लेनेशन, पहली व्याख्या। जो वेदों की पहली व्याख्या है वो है ब्राह्मण। देखो, तो जो भी चार वेद है ना, जो चार वेद हैं उनके अलग अलग ब्राह्मण है ना, क्योंकि हमने वेदों को एक्सप्लेन किया है ना, तो वेदों को एक्सप्लेन किया है तो हर एक वेद से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और उनसे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कई सारी अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों को नींद आ रही है। हाँ जी, कुछ मंगाऊं आपके लिए? नहीं, देखो जिनको नींद आ रही है वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी, ये तो अच्छा ही है आप लोगों के। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण क्या क्या? ऐत्रेय एंड कौशितकी। मैं पहले इंग्लिश बोल देता हूं फिर आपको हिंदी लिख दूंगा। ऐत्रेय, ETREYA, ऐत्रेय, ETREYA, ऐत्रेय, एंड कौशितकी, KAUSHITIKI, ऐत्रेय एंड कौशितकी। देखो, हैं तो ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे समझ सकते हो कि हर एक वेद के कई सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वहां पर उनकी बात करेंगे। तो ऋग्वेद जो हमारा है उसके दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय एंड कौशितकी। फिर आ जाते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय, SATPATH, शतपथ एंड तैत्तिरीय, TEITREYA, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय, TEITREYA। फिर सामवेद के पंचविश, PANCHVISH, पंचविश एंड जेमिनी, GEMINI। हिंदी वाले लिख लोगे पंचविश और जेमिनी। और अथर्ववेद के गोपथ, GOPATH, गोपथ। अब देखो ये जो गोपथ, GOPATH, गोपथ, तो ये वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इस ब्राह्मण से हमें कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार आपने देखा होगा हम शतपथ ब्राह्मण की बात करते थे, है ना, करते थे ना, कई बार शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो लिखना है शतपथ ब्राह्मण जो है वो सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा है। इट इज द लार्जेस्ट अमंग द ब्राह्मण बुक्स। ये शतपथ ब्राह्मण जो है सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा है।
इसी में हमें विदेह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, विदेह, राज्य विदेह, स्टेट विदेह। एंड जनक याद है ना, याद है? विदेह इसमें थोड़ा बैटरी डलवानी है, मैं बोल दूंगा 8-10 दिन होगा। तो जो सतपथ ब्राह्मण है, हमने कई बार सतपथ ब्राह्मण का डिस्कस किया था, उसमें विदेह राज्य है ना, उसमें जो राजा जनक है और जनक ने हल चलाया था, याद है ना? फिर उसमें से आपको ध्यान है कि बारिश हुई थी, तो सीता जी वाला जिक्र नहीं करना है, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है यहाँ से। तो सतपथ ब्राह्मण बहुत बड़ा है और वो उससे हमें विदेह राज्य के बारे में, इसी में हमें वाटर डिजास्टर के बारे में पहली इंफॉर्मेशन मिलती है, जल प्रलय। ये क्वेश्चन कहीं पीसीएस में पूछा गया था, वाटर डिजास्टर, जल प्रलय। It gives information about मत्स्य incarnation of विष्णु। इसमें विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। It gives the knowledge of मत्स्य incarnation of विष्णु, विष्णु के मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का नाम सुना? लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हैं, इसमें से एक मत्स्य अवतार। It gives the information या it gives the story of दुष्यंत। इसमें दुष्यंत की कहानी भी मिलती है। दुष्यंत याद है आपको? दुष्यंत और शकुंतला, है ना? तो ये सब छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं वो हमें इस सतपथ ब्राह्मण बुक से मिलती है। दूसरा हमारा इंपोर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक पद्धति, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक पद्धति, स्टोरी ऑफ किंग हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, स्टोरी ऑफ किंग हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। कई बार इस तरह की स्टोरी बहुत फेमस हो जाती है, वो हमें ऐसी ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन के रूप में मिलती है। नेक्स्ट, ये हमारा ब्राह्मण था। ब्राह्मण का मतलब क्या है? सिंपल छोटी सी, ब्राह्मण में क्या है? वेदों की एक्सप्लेनेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्मेट, सरल भाषा में वेदों की व्याख्या। इन वेदों की जो व्याख्या ब्राह्मण में की गई है, तो अलग अलग वेदों की व्याख्याएं जिन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं। उसमें से कुछ स्टोरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इससे रिलेटेड ये सारी स्टोरीज। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये इतनी सारी जो फैक्ट हम लिख रहे हैं, मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो मैंने इन फैक्ट को याद नहीं किया, है ना? क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि यूपीएससी की अगर आप बात कर रहे हो तो यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे क्लियर किया जा सकता है ना? हमें कौन सा 100 में 100 करना है, हमें 100 में 50 तो करना है। आजकल वो भी घट के 40 पे आ गया है ना? पढ़ने वाले बच्चों की संख्या या तो कम हो गई है या फिर यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है ना? दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो लेकिन पीसीएस की अगर आप बात कर रहे हो, पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो उसमें आपको इन फैक्ट्स की जरूरत होती है ना? तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन फैक्ट्स को याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। लेकिन अगर आप साथ में पीसीएस का भी ख्याल रखते हो अपने दिमाग में, तो इसीलिए लिखवा रहा हूँ, है ना? दूसरी चीज ये कि कई बार मैं पिछले 6 साल से मेरठ को जान रहा हूँ, उससे पहले मैं मेरठ को नहीं जानता था। तो जब से मैंने मेरठ को जाना है, एक चीज बहुत खतरनाक जो मेरी समझ में नहीं आई आज तक, कि जो मेरठ के बच्चे होते हैं, जो मैं 5 सालों में 6 सालों में बच्चों से मिला, उनका एक कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक होता है। पता नहीं कैसे डेवलप कर लिया उन्होंने कि पीसीएस तो कभी भी निकलवा लो, यूपीएससी थोड़ा, है ना? मैं सोचता हूँ कि ये पीसीएस को क्या समझते हैं। तो हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो हम लोग सोचते थे यूपीएससी कभी भी निकलवा लो, पीसीएस थोड़ा टफ है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है।
और मैंने 6 सालों में बहुत सारे परिवर्तन देखे। जब मैं मेरठ आया था, मुझे नहीं पता है कि वो परिवर्तन मैंने दिया या समय ने दिया या हम सब ने मिलकर दिया, जो हम सब टीचर्स हैं वो सब ने मिलकर। लेकिन जब मैं मेरठ आया तो मैं देखता था यहाँ का कॉन्सेप्ट बड़ा ही अलग है। बच्चे पहले प्री की तैयारी करते थे, फिर वो मेंस की तैयारी करते थे, है ना। और इस कॉन्सेप्ट में तो कभी प्री निकलना ही नहीं। अगर हम पहले प्री तैयार करेंगे फिर मेंस तैयार करेंगे तो वो ये कॉन्सेप्ट इलाहाबाद में है ना। इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वो बिल्कुल रट्टू तोते की तरह रटते रहते और रट के बिल्कुल वो पंडित हो गए होते है ना। तो फिर उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन वो मेंस में आके लटक जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन दोनों की साथ होनी चाहिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेंस के लिए जरूरी नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न कैसे पढ़ा है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मॉडर्न को आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। मॉडर्न को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है हमें, और उसमें आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होती है कि आपको ये सिखाया जाए कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें आंसर राइटिंग करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ते कैसे हैं। प्री को जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मेंस से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मेडिकल को पढ़ रहे हैं, मेंस से कोई मतलब। जब हम मॉडर्न को पढ़ेंगे तो हमारा पहला पार्ट जो होगा वो मेंस तैयार करना। जब हम मेंस तैयार कर लेंगे तो प्री अपने आप हमारा तैयार हो जाता है। हम लोग दिल्ली में यही सीख के आए हैं, दिल्ली से मैंने प्रिपरेशन करी है, वहां यही सीखा है। हम मेंस प्रिपरेशन करेंगे, प्री अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। वहां का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है। 6 महीने मेंस की तैयारी, दिसंबर तक मेंस की तैयारी, जनवरी फरवरी से प्री की तैयारी, 4-5 महीने में प्री की तैयारी, खत्म। इतना ही यही होता है ना। बाकी है ना, आप खुद समझदार हो तो थोड़ा सा इन फैक्ट्स में मैं दिखा रहा हूं, लेकिन दिखाने से पहले मैं खुद ही सोच रहा हूं क्या मैंने इसे याद किया था। नहीं, मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी नहीं है इन फैक्ट्स को। इसलिए फैक्ट्स को देख के घबराना मत, वो सिर्फ मैंने आपको दे दी। खजाना आपके पास होना चाहिए। कभी मन हो 200 रुपए निकाल लिया, है ना, कभी मन हो 2 फैक्ट निकाल लिया, उससे फैक्ट निकालने काम कर लिया। तो ब्राह्मण के बाद जो दूसरी बुक लिखी गई है वो है आरण्यक। आरण्यक देखो, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य, ARANY, अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। हाँ जी, क्या न मानोगे? अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जो बुक जंगल में लिखी गई है वो अरण्य है ना, रिटन इन फॉरेस्ट। जो बुक जंगल, यही क्वेश्चन यूपीएससी में डाल दिया था एक बार एग्जाम, है ना। अरण्य, अरण्य से बना है, संस्कृत वर्ड। अरण्य का मतलब जंगल, फॉरेस्ट। तो जो बुक जंगल में लिखी गई है अरण्य। अब मैटर ये है कि जंगल में बुक लिखी क्यों गई? शांति। तो इधर अशांति कैसे होगी? अगर आप जंगल में शांति ढूंढने के लिए जा रहे हो, है ना, कोई शांति है तो नहीं है। अगर आप जंगल में शांति ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो ये अशांति इधर है, तभी तो आप उधर जा रहे हैं शांति ढूंढने के लिए। तो इधर अशांति कैसे? यही समय होगा जब बड़े राज्यों का फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट टॉपिक में जिसे हम पढ़ेंगे, है ना। इसी समय फॉर्मेशन ऑफ बिग स्टेट्स एक टॉपिक होंगे, जिसमें क्या होगा, बड़े बड़े राज्यों का फॉर्मेशन होगा। और फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगी, लड़ाइयां होंगी बहुत सारी। तो उस लड़ाई वाले माहौल में पढ़ाई करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपके घर में डेली लड़ाई हो रही हो, या तो आप लड़ रहे हो या तो आपके घर वाले लड़ रहे हो, तो वहां पर पढ़ना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। भगवान ना करे आपको ऐसा दिन देखने को मिले। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जब आप अनुभव करोगे तब बता दें, है ना। तो लड़ाई वाले एनवायरनमेंट में पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये समय है जब जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं। जनपद, अभी हमने पढ़ा था ना,
ऋग वैदिक एज में क्या था? जन। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? जनपद। और अब अगला टॉपिक क्या होगा? महाजनपद। तो ये जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। तो क्या होगा? जो मेनलैंड होगा, लड़ाइयां जंगल में नहीं होंगी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि उनको पेड़ पे बैठ के लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कौन सी वॉर? गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर ऐसा ही होता था ना, छुप गए कहीं और अचानक धप्पा, है ना? हाँ वही आइस पाइस, छुपे हुए अचानक धपाक, है ना? धप्पा आइस पाइस। तो वो लड़ाई अभी नहीं हो रही है, अभी लड़ाई हो रही है मेनलैंड में, जहां जंगल नहीं है उधर लोग लड़ रहे हैं। तो जंगल वाला एरिया क्या है? खाली है। ध्यान रखोगे, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे कुछ जो मॉन्क होंगे वो मॉन्क तिब्बत चले जाएंगे, यहाँ से कुछ मॉन्क जो होंगे वो महाराष्ट्र चले जाएंगे। इन चीजों को हम कंटिन्यूटी में देखेंगे। हिस्ट्री का मतलब कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता। तो निरंतरता क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, और क्या परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। तो क्या है, कुछ लोग जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाकर मंगल कर, जंगल में जाकर वो क्या पढ़ेंगे या क्या सुनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, वेद जो है, वेदों को हम एक और वर्ड देते हैं, वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति पढ़ा सुना है ना आपने? ध्यान रखना है, वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब क्या है? सुनना, सुन के याद कर लेना, है ना? पहले के लोगों का दिमाग इतना स्मार्ट होता था, सुन के याद कर लेते थे। हम लोग आज तक पढ़ के भी याद नहीं कर पाए। श्रुति, श्रुति को देखो, हिंदी का के शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। श्रुति को थोड़ा सा चेंज कर दो, सुरती। सुरती मतलब पता है? हाँ देखो, सुरती का मतलब वो भी होता है। हाँ हाँ वो कौन सा? ये भी होता है श्रुति का मतलब, है ना? तो ये कई बार बस अब्दुल कलाम ने कहा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इससे पहले, प्रेसिडेंट कुछ समय पहले, उन्होंने कहा कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे, तो उसमें क्या था, एक बैच में करीब 200 स्टूडेंट, है ना? तो कभी आप टीचर कभी ऐसे हो गए कि उन्होंने बुला लिया सुबह के 7 बजे, ठंड का मौसम है ना, आजकल जैसा टाइम, तो 7 बजे बच्चों की नींद कितने खुलती भाई। तो फिर भी किसी तरह आंख मलते हुए, कुछ बच्चे नहा के, कुछ बिना नहाए, कुछ सो के उठ के पानी मार के, है ना, पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको आगे सीट मिल गई तो बहुत अच्छा, और अगर आप गलती से पीछे बैठ गए तो किसी ने पक्का ये जुगाड़ कर देना है आपको। पता चला नीचे से कोई ऐसे आपके पास कर रहा है, क्या है बे? सुरती। तो हाँ खाया जाता है बहुत, इधर भी बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, वो अच्छी चीज है, खाना चाहिए। बुद्धि खुलती है, उससे बुद्धि बड़ी हो जाती है हमारी। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाओ आप, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो आरण्यक, जंगल में जाकर जो बुक जो इन लोगों ने लिखी, अब क्या पढ़ा उस समय, क्या सुना, तो सुना क्या इन्होंने? वेदों को। तो वेदों की फिर से क्या होगी, एक बार एक्सप्लेनेशन होगी नए फॉर्मेट में, है ना? नए तरीकों से हम एक बार फिर से वेदों को एक्सप्लेन करेंगे, वेदों की व्याख्या करेंगे नए तरीके से, न्यू फॉर्मेट में। और ये जो न्यू फॉर्मेट होगा उसे हम कहेंगे आरण्यक, क्योंकि हमने इसे जंगल में किया है। फिर से यहाँ पर वेदों के आरण्यक होंगे, है ना? तो फिर से सारे वेदों के आरण्यक, तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऋग्वेद के वही ऐतरेय एंड कौशिकी, वही नाम जो हमने ब्राह्मण में लिखा है। बस ध्यान रखना यहाँ पर ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण नहीं लिखना है, ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक, ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक। कौशिकी, कौशिकी, KAUSH आत्रेय, तो एक वो आप पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन वो आत्रेय तो नहीं होता है, प्रोनाउंस ई से स्टार्ट होता है हमारा। और यजुर्वेद के भी
तैत्तिरीय, तैत्तिरीय भी हमने ऊपर लिखा था ना, यजुर्वेद के तैत्तिरीय। यहाँ पे सतपथ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, सिर्फ तैत्तिरीय लिखना है। सतपथ सिर्फ ब्राह्मण है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय, तैत्तिरीय आरण्यक। उसके बाद सामवेद के, सामवेद के जेमिनी और छांदोग्य। जेमिनी तो आपने लिखी रखा होगा, छांदोग्य, छांदोग्य, CHANDOGYA, छांदोग्य। सामवेद के दो हैं हमारे पास, जेमिनी और छांदोग्य। एंड ध्यान रखना है, अथर्ववेद हैज नो आरण्यक। अथर्ववेद का कोई, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम का, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है उपनिषद, है ना। उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है, उपनिषद। सिट नियर, ध्यान रखना, सिट नियर गॉड नहीं, सिट नियर टीचर, गुरु के टीचर के समीप बैठना। SIT sit near God, sorry, sit near teacher, sit near teacher, गुरु के समीप बैठना। अब देखो, मैं कहता हूं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात अगर हम करते हैं या जिंदगी में कहीं भी आप अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई की 3 स्टेज होती है। ये मैंने खुद डेवलप किया है, मुझे लगता है ऐसा होता है, ये मेरा डेवलप किया हुआ है, ठीक है, चले आए। ये मेरा खुद का डेवलप किया है, मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई की 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज। पहली स्टेज क्या होती है, जिसमें हम पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, है ना। पुरानी चीजों को पढ़ेंगे तभी तो हमारे पास कुछ नॉलेज होगी, हमारे पास कुछ ज्ञान होगा। पहले स्टेज में हम चीजों को पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज में हम चीजों को लर्न करते हैं एंड समझते हैं। दोनों 2 चीजें होती है ना, पढ़ना, याद करना और समझना, दोनों 2 चीजें होती है। सेकेंड स्टेज में याद करना और समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम क्रिएटर के फॉर्मेट में आ जाते हैं। क्रिएटर, निर्माण करता। इसे मैं भगवत गीता से रिलेट करता हूँ, भगवत गीता से। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अगर हैं, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन मैंने भगवत गीता पढ़ी है या सुनी है, इसमें उनका कहना है कि मैंने सबको अपने रूप में क्रिएट किया है, अपने रूप में क्रिएट किया, सबको अपने रूप में मैंने बनाया, है ना। तो इसका मतलब, इसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर वो कहते हैं कि मैं क्रिएटर हूं और सभी मेरी ही इमेज है, तो हर एक क्रिएटर है ना। और इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब कोई साइंटिस्ट नई डिस्कवरी करता है तो वो क्रिएट कर रहा होता है ना। आइंस्टाइन ने 2 आइडियोलॉजी दी, जिसमें से एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। और इस तरह की कुछ और चीजें उनकी द्वारा दी गई है। इसमें क्या है, ये क्या है, या न्यूटन या ऐसे कोई भी पर्सन है जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये वो ऐसे लोग एक्सेप्शनल होते हैं, दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। और देखो, क्रिएट करने के लिए क्या है, पहली स्टेज में होना बहुत जरूरी है। हम पुरानी चीजों को पढ़ेंगे तभी तो हम उनको समझेंगे, और पढ़कर हम सेकेंड स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज में समझना और याद करना, और फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है। तो यूपीएससी से इसे रिलेट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में ही रह जाते हैं। फर्स्ट स्टेज वो पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो विद्वान हो गए। कुछ स्टूडेंट सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, जिसमें याद करना और समझना, और सिर्फ कुछ स्टूडेंट जो क्रिएट कर पाते हैं, जो क्रिएटर बन पाते हैं, फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज।
उसे मैं यहां से रिलेट करूंगा वेदों से। इंसान पढ़ते पढ़ते जब बहुत ज्यादा पढ़ लेता है तभी वो क्रिएटर बनता है ना। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब है आपने याद कर लिया, समझ लिया। जब आप याद करके समझ लेते हो चीजों को, एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं इसको वहां से। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, आप प्री क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे, है ना। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ना आपको आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए हमें। तो क्या है कि इंसान पहले मैदानों में लिख रहा है, ब्राह्मण, है ना। फिर वो क्या जाओ, है ना। फिर वो क्या कर रहा है, जंगलों में चला गया। अब जंगल में शांति होती है, बहुत पीस होती है जंगल में, बहुत ज्यादा लड़ाई शेरों से बच के रहना पड़ता है ना। तो बहुत ज्यादा उधर शांति होती है। उसी शांति में क्या है कि वो चीजों को याद करना, समझना और फिर नई चीज क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां से मैं प्री और मेंस दोनों, यहाँ पर मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी, मेंस का क्वेश्चन था, बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा उपनिषद से इंस्पायर्ड थी, उपनिषद से इंस्पायर्ड थी। अब इंसान क्या है, देखो इंसान जंगल में बैठा हुआ है, बहुत पढ़ा उसने, बहुत पढ़ा, बहुत सोचा उसने। अब सोचने के बाद वो क्रिएटर के फॉर्मेट में है। सोचते सोचते एक दिन वो कंफ्यूज हो गया, अच्छा मरने के बाद हमारा क्या होता है। इससे पहले उसने सोचा नहीं, अभी तक नहीं सोचा है। ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण और आरण्यक में उसने ये नहीं सोचा है। वो सोचने के लिए एक लंबा गैप चाहिए होता है, एक लंबा पीसफुल पीरियड चाहिए होता है। अब वो इंसान ये सोच रहा है मरने के बाद हमारा क्या होता है, क्या मरने के बाद हमारा रीबर्थ होता है, और अगर रीबर्थ होता है तो कौन सी चीज हमें दूसरे जन्म में ले जाती है, कौन सी चीज। या ऐसा होता है कि कहीं ऐसा तो हो कि हमारा जन्म ही नहीं होता, तो हमारा जन्म नहीं हुआ अगर तो क्या होगा, है ना। तो हमारा जन्म नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, हमारी आत्मा, सोल, उस ग्रेट आत्मा से कुछ तो ऐसा है ना, जो हमारी सोल उस ग्रेट सोल से मिल जाए, मोक्ष, है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो पहली बार डेवलप हुए हैं वो हुए हैं उपनिषद, उपनिषद। इसलिए जब उपनिषद की बारी आई तो इंसान अब क्या है, आर्यंस क्या है, क्रिएटर के फॉर्मेट में आ गए। ये सारी चीजें क्या, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु क्या है, ये सब क्वेश्चन है यूपीएससी का। जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन, मृत्यु के पश्चात जीवन। वैल्यू ऑफ कर्म, कर्म की महत्ता, वैल्यू ऑफ कर्म, कर्म की महत्ता, कर्म का महत्व क्या है, कर्म का महत्व, सोल, आत्मा, आत्मा एंड मोक्ष। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आए हैं वो पहली बार उपनिषद में है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था मोक्ष का कॉन्सेप्ट पहली बार कहां पर आया है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट पहली बार उपनिषद में आया है ना। ये सारी चीजें उपनिषद में आ रही हैं, वो सारी चीजें। तो मरना, हमें मरने के बाद हमारा क्या होता है ना। पहली चीज, मरने के बाद हमारा क्या होता है। सेकेंड चीज, क्या हमारा रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। अच्छा, पुनर्जन्म अगर हमारा होता है, रीबर्थ हमारा होता है, इसमें कर्म का क्या रोल है, रोल ऑफ कर्म, कर्म की भूमिका क्या है हमारे रीबर्थ में। अच्छा, रीबर्थ होता है तो कैसे हमारा रीबर्थ होता है, कोई चीज तो होनी चाहिए जो रीबर्थ करवाती है, सोल, आत्मा। और क्या रीबर्थ जो होता है वो सही है, रीबर्थ होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने ये सोचा कि रीबर्थ क्यों लें हम दूसरा जन्म, इसी जन्म में ठीक है, और इसके बाद अगर हमारी डेथ होती है तो हमें दूसरा जन्म नहीं लेना, है ना, हमें दूसरा जन्म नहीं लेना। तो दूसरा जन्म नहीं लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा हो कि जैसे भगवत गीता में हमारी आत्मा एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेती है ना, तो हम क्या करना है, हमें दूसरा वस्त्र नहीं पहनना, हमारी सोल उस ग्रेट सोल में मिल जाए, क्योंकि भगवान का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, हमारा सोल, हमारी सोल उस ग्रेट सोल में मिल जाए। तो सोल का कॉन्सेप्ट एंड मोक्ष का कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी कहानी उपनिषद में आई, ये सारी स्टोरी उपनिषद में। अब यही इसका इंपैक्ट होगा बुद्धिज्म पे, बुद्धिज्म पे पढ़ा होगा। अब देखो बुद्ध जो जंगल में जाएंगे, है ना, तो जंगल में जाएंगे और हम कहेंगे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी ना होती है, ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है ना। तो पढ़ा क्या होगा यार, उन्होंने लिखी हुई बात तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या हुआ, ओरली सुना होगा। तो ओरली क्या सुना होगा उस समय, क्या सुनने की चीजें क्या है, वही है ना, वेद, वही ब्राह्मण, वही आरण्यक और वही उपनिषद,
है ना, वही सारी बातें तो उन्होंने सुनी होगी ओरली। और फाइनल उपनिषद था, सबसे अंतिम जो था उपनिषद था। तो कई सारी चीजें उनके दिमाग में पहले से क्वेश्चन आ गई थी। मरने के बाद हमारा क्या होता है, रीबर्थ होता है, इसमें एक नई चीज उन्होंने घुसेड़ी, है ना। वो नई चीज क्या है, उनका किया हुआ, जैसे आज तक हम जूझ रहे हैं, बुद्ध का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है जो आज भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो ये मेरा थॉट है, मैं ये किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूं, हमें उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सभी वस्तुएं दुख में, मतलब हम इंसान दुखी बहुत हैं। ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उन्होंने सही दिया या गलत दिया, ये नहीं कर, मैं इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको याद होगा बुद्धिज्म में, हम आगे पढ़ेंगे, बुद्ध अपनी लाइफ में कुछ चीजों से बहुत परेशान थे, जैसे एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति एंड एक सेग साधु। उन्होंने देखा था कि 3 कंडीशन में इंसान बहुत दुखी है और चौथा जो है वो बहुत खुश है। तो उन्होंने कहा था कि ये जिंदगी बहुत दुख में है, अगर हम साधु बन जाएं तो कोई दुख नहीं। यही है बुद्ध की शिक्षा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले से चीजें चली आ रही है, लाइफ, रीबर्थ, कर्म, ये सब पहले से चली आ रही है। उनमें उन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी, क्या, उसे पाली भाषा में तब सब्बम दुखम कहते हैं। देयर इज सॉरो एवरीवेयर, चारों तरफ दुखी दुख, है ना। ये बात है नहीं, हम भी ऐसा मानते हैं चारों तरफ दुखी दुख है, क्योंकि पुरानी चीजें चली आ रही हैं हमारे पास। अबे किधर दुख है नहीं, वो तो बिल्कुल। लेकिन जो भी है, आज तक हम यही मानते हैं, लेकिन मेरा मानना इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी लाइफ में दुख नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही है, उसे मैं दुख नहीं मानता, उसे मैं लाइफ साइकिल का एक पार्ट मानता हूं, है ना। तो जो भी है, यहां पर हमें सिर्फ ये समझना है कि उपनिषद में हमने क्या ऐड किया, क्या नई चीजें हमने उपनिषद में डाली। अब फिर से सारे वेदांत के उपनिषद, है ना, सारे वेदांत के बस 3-4 नाम है यहाँ पर, हम लिख के इसे खत्म करते हैं। हमने दुख यहाँ नहीं डालना है, दुख बुद्ध ऐड करेंगे यहाँ पे, अभी दुख नहीं डालना है। यहाँ पर दुख का हमारे पास उपनिषद में सौरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सौरो इन उपनिषद। बाकी सारी चीजें आप डाल सकते हो, कर्म, रीबर्थ, ये सब डाल दो, सौरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर से ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय एंड कौशिकी, लिखा है पहले हमने, ऋग्वेद के ऐतरेय एंड कौशिकी। अब यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड जो हमने किया था, याद है ना, 2 पार्ट में किया था डिवाइड। तो उसमें लिखेंगे कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के कौन-कौन से उपनिषद हैं? कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय लिखा है ना हमने, तैत्तिरीय पहला तैत्तिरीय। दूसरा, सेकंड, ध्यान से सुनना, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर लिख लो, स्पेलिंग SHWE TASHWATAR, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर। एंड नेक्स्ट वन है कट, KATH, कट। फिर हमारा है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में हमने किया था शुक्ल यजुर्वेद। यहां पर हम लिखेंगे बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, VRIHADA, आरण्यक ऐड कर दो उसमें, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। सामवेद, नेक्स्ट वन है सामवेद। सामवेद के हैं केन, KEN, केन। एंड छांदोग्य, छांदोग्य हमने पहले भी लिखा है, केन एंड छांदोग्य, सामवेद का केन एंड छांदोग्य। एंड अथर्ववेद का मुंडक,
अब इसमें से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखना है। देखो ये जो सारे उपनिषद अभी आपने लिखे हैं ये सबसे ओल्डेस्ट है। अभी टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है ना। टोटल जो उपनिषद अभी हमारे पास है वो है 108। इसमें से ये सबसे पुराने हैं। बाद में उपनिषद जो है वो अर्ली मेडिवल एज तक लिखे गए हैं, पूर्व मध्य काल तक। इसमें से दो तीन लाइन इंपॉर्टेंट है, बस हमें उसे लिख के से फिनिश कर देना है। इन सारे उपनिषदों में जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद।